ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो है अगेन ये क्लास 12 के लिए। और क्लास 12 या 12 में आप देखेंगे बायोलॉजी में एक लेसन है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जिसके टॉपिक्स हैं और इसको आप कैसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ नेम्स वगैरह रहेंगे जिसको आप याद करके और अंडरस्टैंडिंग करके ये लेसन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअली क्योंकि ये लेसन बहुत ही मतलब इसमें कई टॉपिक्स हैं तो एक एक टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक, तो पहला जो लेसन का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये लेसन का नाम है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, कोई भी लेसन के नाम में ही बहुत सी चीज़ें छिपी रहती हैं कि एक्चुअली जब उस नाम को क्लियर कर लेंगे, उस लेसन का नाम ऐसा क्यों है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये पूरा लेसन है आपको ये मालूम होगा कि एक्चुअली क्या पढ़ना क्या है इसमें। ठीक, तो और उसी के बेस पे इसके टॉपिक्स दिए रहते हैं। तो जैसे कि नाम ही है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में आप समझते हैं एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और सभी चीज़ें मॉलिक्यूल से बनी, एटम से बनी हुई है। तो सेल में या जीवों में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस का कारण है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं, जब किसी भी जनरेशन के मान लीजिए ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स के जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए कि हाथ है, पैर है, सिर है, जैसे वो एक फिक्स शेप है उसका, तो ये कैरेक्टर्स कैसे अगली पीढ़ी में जाते हैं तो इसको बोला जाता है आपका हेरिडिटी। ठीक, हेरिडिटी। तो ये कैरेक्टर्स कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, कौन सा ऐसा जीवों में या प्लांट में या एनिमल में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर को कैरी करता है, कंटेन करता है और उसको अगली पीढ़ी तक ले जाता है। ठीक है, ट्रांसफर करता है। तो इसीलिए इस लेसन में हम लोग को पढ़ना है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए मतलब कि इस लेसन का टोटल सारांश ये है या अर्थ ये है कि आपको ये देखना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल, जैसा भी प्लांट एनिमल हो, और उसके शरीर में क्या चीज़ें हैं या कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो वो मतलब कैरेक्टर्स को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो कैरेक्टर्स को ले जाने वाले मटेरियल होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाएंगे, उनको बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जीन्स होते हैं, डीएनए से रिलेटेड है ये। ठीक, और ये क्या करेंगे अगली पीढ़ी तक वो कैरेक्टर्स को ले आते हैं, इसीलिए इसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने यहाँ पे मैंने डीएनए लिखा है और आरएनए लिखा है, तो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट कि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सी चीज़ें हैं, जितने भी मतलब बायोलॉजिकल या लिविंग थिंग्स हैं, इसमें आप देखेंगे कि जितने भी प्लांट, एनिमल्स और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम में जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, मैक्सिमम जीवों में या मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या कैरेक्टर को कंटेन करता है और कैरेक्टर को अगली पीढ़ी तक ले जाने का जो काम करता है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो मैक्सिमम जीवों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। वो क्या है? डीएनए। क्लियर? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे वायरसेस कुछ हैं जिसमें उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। ठीक, यानी कि कुछ मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए करता है। डीएनए में ही कोडेड रूप में इंफॉर्मेशन है, वो अगली पीढ़ी तक पहुंचता है डीएनए, तो कैरेक्टर्स को भी वो लेके जाता है। और कुछ वायरसेस में जो होता है, जो आरएनए जो होता है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, वो अगली पीढ़ी तक कैरेक्टर्स को ले जाता है। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए मोस्टली या ज्यादातर जीवों में जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल का अर्थ क्या है? जो कैरेक्टर को अगली पीढ़ी तक ले जाए, जिसमें जीन्स हो, जिसमें कैरेक्टर्स हो, उसको जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और कुछ में क्या है? आरएनए है। और वो जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होते हैं? वो मेनली वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो वायरसेस में एक्चुअली क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको जानना है कि वायरसेस जिसमें आरएनए पाया जाता है उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। क्या बोलेंगे? रेट्रोवायरस। आपसे पूछे रेट्रोवायरस क्या है? क्योंकि एक वायरस में सिर्फ डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही मटेरियल होगा, एक ही पदार्थ होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। ठीक, तो ऐसे वायरस हैं जिनमें जो है आरएनए होगा और डीएनए नहीं होगा, तो उसको बोला जाएगा क्या? रेट्रोवायरस। तो अब रेट्रोवायरस कौन कौन से? जैसे एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको बोलते हैं, और इस वायरस के कारण क्या होता है? एड्स डिजीज होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, दूसरा है एक वायरस है HTLV टाइप 1। ठीक है, HTLV टाइप 1, तो ये आपको नाम याद करना है, एक शॉर्ट फॉर्म है ह्यूमन टी सेल, आफ्टर दैट लिम्फोट्रॉफिक वायरस टाइप 1, इसका पूरा नाम है। H फॉर ह्यूमन, T फॉर टी सेल, L फॉर क्या होगा? लिम्फोट्रॉपिक, आफ्टर दैट वायरस, यहाँ पे होगा टाइप 1। ठीक, तो आपको टोटल अंडरस्टैंड ये क्या करना है कि जितने भी जीव हैं, चाहे आप पौधे देख रहे हैं, जंतु देख रहे हैं, जितने भी हैं,
पौधे हैं, जंतु हैं, छोटे हैं, जितने भी हैं, उसमें मैक्सिमम में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक है। और कुछ हैं जो वायरसेस हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल मतलब कैरेक्टर्स को कैरी करने वाला वो क्या होता है, आरएनए होता है। अब उसके कुछ एग्जांपल, जैसे HIV वायरस है, उसमें आरएनए होता है। और फिर मैंने आपको बताया HTLV टाइप 1, ये भी एक वायरस है, ठीक। फिर अब यहाँ पे मैं आज चर्चा करूंगा आपको कि ये यानी कि आपको पढ़ना क्या है, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। यही जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं मोस्टली ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमन बीइंग्स में भी डीएनए है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ में क्या है, आरएनए है। फिर अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ 2-3 साइंटिस्टों का नाम लिखा है जिसको आपको जानना चाहिए। यहाँ पे देखिए डीएनए के बारे में हम जब देखेंगे तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिक मिस्चर, FRIEDRICH मिस्चर। ये जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिस्चर, 1869 में इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की और उसका नाम दिया न्यूक्लिन। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए डीएनए की डिस्कवरी किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, फ्रेडरिक मिस्चर नामक साइंटिस्ट ने। कब, 1869 में। और जब उन्होंने डीएनए की खोज की तो उन्होंने डीएनए नाम न देके क्या नाम दिया था, उन्होंने दिया था न्यूक्लिन नाम। क्लियर। फिर अब जब डीएनए के स्ट्रक्चर को साइंटिस्टों ने देखना चाहा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में बहुत सी डिस्कवरी, इसको प्रूव किया गया, तो इसके स्ट्रक्चर को क्लियर करना था एक्चुअली ये डीएनए होता कैसे है। तो यहाँ पे बहुत से साइंटिस्टों का इसमें प्रयास किया। दो साइंटिस्ट थे, एक हैं फ्रैंकलिन और विल्किंस, ठीक है। ये फ्रैंकलिन और विल्किंस जो है एक्चुअली इनका फुल नेम क्या है, हम मॉरिस विल्किंस हैं और दूसरा है रोजालिन फ्रैंकलिन। तो शॉर्टकट में इनको क्या बोलते हैं, इनको शॉर्टकट में बोला जाता है विल्किंस और फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये विल्किंस और फ्रैंकलिन जब डीएनए का स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने मतलब एक्सरे का उपयोग किया। एक्सरे जो किरण होती है उसका उपयोग किया डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और एक्सरे की डिफ्रैक्शन से जो डाटा उनको मिला, डिटेल मिला, जो जानकारियां मिली उन्होंने, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। और किसका, वो था डीएनए का, ठीक। तो ये विल्किंस और ये फ्रैंकलिन होते हैं, वो डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं, उस पर एक्सरे वगैरह जो किरण से उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उससे उनको जो डिटेल मिलता है उसको कह दिया गया एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। अब ये पूछा जाए एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा डीएनए से रिलेटेड किसने प्राप्त किया, तो आप बताएंगे फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं। फिर इसी डाटा जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो डीएनए का मिलता है उसका यूज करते हैं दो साइंटिस्ट जिनका नाम है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक क्या करते हैं, 1953 में जब डीएनए के स्ट्रक्चर का ये अध्ययन करते हैं तो 1953 में वो क्लियर मॉडल देते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो जो मतलब ये वाटसन और क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो डीएनए से रिलेटेड बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको बोला जाता है डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आएंगी। पहले डिस्कवरी किया फ्रेडरिक मिस्चर ने, नाम दिया न्यूक्लिन 1869 में। फिर उसके डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये दो साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डिटेल उसका डाटा दिया और उसका फिर यूज किसने किया, अभी ये लोग क्लियर उसको स्ट्रक्चर को नहीं बता पा रहे थे। फिर उसी डिटेल का उपयोग किया वाटसन और क्रिक ने और 1953 में ये डीएनए का अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे होता है। तो वो जो मॉडल देते हैं उसको बोला जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने क्या बताया है कि डीएनए में से दो चेन्स होती हैं, एक चेन है, एक दूसरी चेन, इस तरीके से दो चेन्स होती हैं, तो इसीलिए है डबल हेलिक्स, मतलब एक ही दो हेलिक्स है, तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। दो चेन्स एक दूसरे पे ऐसे कॉइल्ड होते हैं, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक एक्चुअली जब ये दोनों साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट एक्चुअली जब इस पे अध्ययन कर रहे थे, मतलब कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करके वाटसन और क्रिक क्या करते हैं, जब डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, तो एक दिन वो जाते हैं पब में। और पब में एक्चुअली उसके अध्ययन क्योंकि उनके माइंड में टोटल डीएनए के स्ट्रक्चर्स थी, वो कैसे उसको क्या नाम दिया जाए क्या। तो पब में जब वो जाते हैं वाटसन और क्रिक, तो वहाँ पे एक जो वेटर होता है, ठीक है, उसका नाम होता है फेलिक्स। उसका क्या नाम है, फेलिक्स। वेटर का नाम होता है फेलिक्स। और ये वाटसन और क्रिक में से कोई एक कहता है उस वेटर को, फेलिक्स कम हियर। फेलिक्स आता है, फेलिक्स को बुलाते हैं और कहते हैं उसको डबल पैक लाने के लिए, फेलिक्स डबल पैक लाओ। तो जब वो लाता है तो यहीं पे उनका जो है ये नाम उसी से रिलेट करके वो देते हैं। वो इसको जो डीएनए का भी स्ट्रक्चर इस तरीके से था, उसको नाम वो सोच रहे थे क्या दें, तो डबल था, तो उन्होंने क्या दिया, क्या डबल पैक उन्होंने मांगा और कह दिया डबल। और ये हेलिक्स, इसको फेलिक्स के जो वेटर नाम था उसी से को रिलेट करके इससे क्या किया, डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स मॉडल नाम उसी मतलब वहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट में आया, वहाँ पे उनको मतलब उनके दिमाग में आया, क्लियर। तो ये आपको स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन ये इतना आपको जरूर जानना है कि जो
फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की, 1869 में न्यूक्लियन नाम दिया, और रोसलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने एक्स रे डिफ्रैक्शन डिटेल या डाटा प्रस्तुत किया, और उसी का एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा का यूज करते हैं वाटसन और किग 1953 में, और क्लियरली वो डीएनए का स्ट्रक्चर देते हैं। क्लियर। फिर स्टूडेंट अब यहाँ पे आपको जानना है कि डीएनए और ये आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, तो दोनों के बारे में आप कॉमन जानते हैं कि डीएनए में पहले क्या है कि आप पूछे डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे मैक्सिमम जीवों में जो जेनेटिक मटेरियल का काम वो कौन करता है, डीएनए, और कुछ ऑर्गेनिज्म में बहुत ही लेस, जैसे कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है, आरएनए। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, डीएनए में आप देखेंगे तो ऐसे डबल हेलिक्स होगा, 2 चेन होंगी एक दूसरे पे, और आरएनए में क्या होगा, सिंगल चेन होगा। क्लियर, ये दूसरा अंतर हो गया। आफ्टर दैट इसमें और भी कुछ अंतर होते हैं। इस अंतर को समझने के लिए आपको डीएनए और आरएनए के मतलब कि स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर को क्लियर समझ पाइए। क्लियर। तो इसमें स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जो डीएनए या आरएनए है, ठीक, तो ये इसमें आप देखेंगे डीएनए में देखिए इसे डबल ऐसे हेलिक्स, एक हेलिक्स हो गया, दूसरा हेलिक्स हो गया, और आरएनए क्या है, सिंगल है ऐसे। तो डीएनए आरएनए को जब साइंटिस्टों ने देखा कि एक्चुअली ये बना किससे हुआ है, तो मान ली इसका छोटा सा पार्ट इतना काटते हैं ऐसे, ठीक, तो उसको जब साइंटिस्टों ने देखा तो यहाँ पे ऐसे ही ये छोटा जो पार्ट ऐसे कट कर कितना मिला, इसको जब देखा तो छोटी छोटी बहुत सी यूनिट्स थी, मॉलिक्यूल्स थी, जिससे ये पूरा चेन बना हुआ है। ठीक है। और ऐसे आरएनए में भी छोटा, इसको काट के देखा तो इसमें भी ऐसे बहुत से छोटे मॉलिक्यूल देखे कि बहुत से छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसको जैसे उसको कह दिया गया कि ये, अच्छा, एक को कहा गया न्यूक्लियोटाइड, एक को क्या कहा गया, न्यूक्लियोटाइड कहा गया, और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो उसको कह दिया गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ये जब अलग अलग है तो इसको बोला जाएगा इसको मोनोमर। क्या कहेंगे, मोनोमर मतलब सिंगल। अच्छा, ये आपस में जुड़े हैं, मान लीजिए वैसे ये सब जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसे सब जुड़ गए, ऐसे सब जुड़ गए, तब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीमर। क्लियर है। तो मोनोमर का अर्थ है एक सिंगल, अब पूरा ये क्या है, पॉलीमर। तो जब डीएनए या आरएनए दोनों को कॉमनली रूप से देखा गया तो ये दिखाई दिया कि डीएनए आरएनए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लंबे, मतलब वो चैन में ढेर सारी संख्या में जुड़ने से बने हैं वो। क्लियर। तो एक जो छोटा यूनिट था उसको कह दिया गया न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। तो और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो उसको कह दिया गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो था डीएनए का एक छोटा मॉलिक्यूल वो मोनोमर है, और लंबी श्रृंखला में जुड़ गया तो पॉलीमर है। क्लियर। तो डीएनए में देखा गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़े हुए हैं, एक ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे मान लिया ऐसे कर जुड़ के एक चेन बनाए हुए हैं, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी ऐसे ढेर सारा जुड़ के दूसरी चेन। तो डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन है, और आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंगल चेन है। डीएनए आरएनए की जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है जिससे वो लंबी श्रृंखला में जुड़ने से बने हैं, उसको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और डीएनए आरएनए का नाम तो आपको मालूम है, डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि डीएनए आरएनए दोनों जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला में जुड़ने से बनते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी आपको जानना है स्टूडेंट। एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, तो मान लीजिए कि डीएनए का आपने देखा, डीएनए, पहले डीएनए के बारे में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए डीएनए ऐसे है, एक चेन है, दूसरी चेन है, ऐसे दिखाई दिया। इसी को वाटसन और किक ने क्या कहा, डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोला कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इसको दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, आफ्टर दैट फिर जब इसके छोटे पार्ट को ऐसे काट के देखा गया तो यहाँ पे देखा गया कि ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़े हैं। ठीक है। ढेर सारे, एक चैन के छोटे पार्ट को काटा गया तो देखा ढेर सारे, तो एक को क्या कहा गया, न्यूक्लियोटाइड कह दिया गया, न्यूक्लियोटाइड कह दिया गया। अब एक न्यूक्लियोटाइड में भी जब देखेंगे स्टूडेंट, एक न्यूक्लियोटाइड है ये छोटा वाला ही, तो इसमें भी 3 मॉलिक्यूल हैं। इसमें भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। ऐसे मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड, अब एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेते हैं तो बड़ा करके इसको देखते हैं, तो इसमें भी 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल है। अब एक है शुगर का मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर, या 5 कार्बन वाली ये शुगर होती है, शर्करा। ठीक। दूसरा होता है नाइट्रोजनी बेस, दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजनी बेस। और तीसरा जो होगा वो होगा फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। ठीक है।
या फास्फेट ग्रुप उसको कहेंगे या फास्फेट कहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आपने क्या जाना कि डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हैं। वही छोटे मॉलिक्यूल लंबी श्रृंखला में जुड़ गए हैं तो डीएनए बन गया है या आरएनए बन गया। इसीलिए डीएनए और या आरएनए को बोलते हैं ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का अर्थ कि न्यूक्लियोटाइड लंबी श्रृंखला में जुड़ के डीएनए बनाते हैं या आरएनए बनाते हैं, ठीक। फिर मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो छोटा वाला मॉलिक्यूल या आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो, दोनों में क्या होता है कि कॉमन क्या होता है, 3 वो मॉलिक्यूल से बनते हैं। एक है शुगर का मॉलिक्यूल, दूसरा है नाइट्रोजनी बेस का, और तीसरा है फास्फोरिक एसिड बोलिए या फास्फेट ग्रुप या फास्फेट, ठीक। 3 मॉलिक्यूल इसको बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है या चाहे वो डीएनए का हो या आरएनए का हो उसके न्यूक्लियोटाइड में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शुगर का मॉलिक्यूल होता है डीएनए में, उसकी जो शुगर होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। ये किस में होगा, ये डीएनए का शुगर। लेकिन आरएनए में देखेंगे तो इसको बोलेंगे राइबोज शुगर। ये किस में है, आरएनए में। क्लियर है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में चाहे वो डीएनए का हो या आरएनए का हो, उसको कह दिया गया पेंटोज शुगर या शर्करा, वो 5 कार्बन वाली शर्करा है। अब ये डीएनए में यदि वो होगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, तब वो स्पेशल टाइप का है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक। और आरएनए की है तब उसको कहा जाएगा राइबोज शुगर। क्लियर है। आफ्टर दैट नाइट्रोजनी बेस को जब देखेंगे आप, नाइट्रोजनी बेस भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन्स, क्या होते हैं, प्यूरिन्स, और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स जो होते हैं, अब यहाँ पे ये जो प्यूरिन्स, कोई भी प्यूरिन्स होगा तो इसमें से 2 सर्कल, उसके स्ट्रक्चर में 2 सर्कल पाया जाएगा। और पिरिमिडिन्स में देखेंगे तो उसमें से सिंगल ऐसे सर्कल पाया जाएगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड हो, चाहे वो डीएनए का हो चाहे आरएनए का हो, लेकिन उसमें भी आप जब देखेंगे तो एक्चुअली उसमें भी 3 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे एक न्यूक्लियोटाइड में भी, ठीक। और न्यूक्लियोटाइड ही लंबी श्रृंखला में जुड़ गए हैं तो डीएनए या आरएनए बन गया है। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड में जब देखेंगे तो 3 मॉलिक्यूल है। पहला क्या है, शुगर का मॉलिक्यूल है, तो डीएनए में जो शुगर का मॉलिक्यूल होगा उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और यदि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें जो शुगर है वो राइबोज शुगर। क्लियर है। फिर नाइट्रोजन बेस देखेंगे। ये प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स 2 टाइप के होते हैं। तो प्यूरिन्स में होगा आपका एडेनिन और गावानिन, और पिरिमिडिन्स में होगा थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये इसका नाम है, ठीक। किसका नाम है ये, या डायरेक्टली आप कहिए तो नाइट्रोजनी बेस पूरे 5 टाइप की हैं डीएनए या आरएनए में। वो क्या है, एडेनिन, गावानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो जो एडेनिन और गावानिन होता है, जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 2 सर्कल होते हैं। और पिरिमिडिन्स जो होती है, ये एडेनिन, गावानिन आपके यहाँ प्यूरिन्स है, और थाइमिन, साइटोसिल और यूरेसिल है, ये जो है पिरिमिडिन्स है। उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक सिंगल सर्कल होता है। क्लियर है। फिर यहाँ पे फास्फोरिक एसिड होता है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती, वो एक ही टाइप का होता है, मतलब उसके टाइप्स नहीं है, ठीक। तो आई होप कोई इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आप इतनी चीज़ों को समझते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली मैंने अभी एक वीडियो बनाया था तो वो नियर अबाउट 50 मिनट्स का बन गया, और इसमें मैं इसको और मैं डिटेल में बताया था, लेकिन वो वीडियो पता नहीं क्यों वो जो है सही नहीं हुआ, और उसका ऑडियो वगैरह से सभी चीज़ें वो मतलब कि वो वीडियो जो है करप्ट बता रहा है, वो चीज़ें सही नहीं है। तो वो मेरा 1 घंटे का वीडियो पूरा एकदम ख़राब हो गया। तो इस बार जो है अभी 18 मिनट्स हो गए हैं, तो फिर देखते हैं ये वीडियो लोड होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, इसको समझने का प्रयास किया। डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो में जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए, और कुछ में क्या है, आरएनए, ठीक। अब डीएनए आरएनए दोनों में आप देखेंगे स्ट्रक्चर में, डीएनए में 2 चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, आरएनए में 1 है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जब देखा गया तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से लंबे जुड़े हुए हैं, एक को बोला गया न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड राइबोज न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। अब एक न्यूक्लियोटाइड चाहे वो डीएनए का हो या आरएनए का हो, ठीक, उसमें भी अब जब देखेंगे तो 3 मॉलिक्यूल है। एक है शुगर का मॉलिक्यूल, तो जो शुगर का मॉलिक्यूल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में होगा उसका नाम होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होगा वो होगा राइबोज शुगर। दोनों शुगर है, पेंटोज शुगर है, लेकिन नाम अलग अलग है। डीएनए में अलग शुगर है, आरएनए में अलग शुगर है, ठीक है। यहीं पे अंतर है। क्लियर। और फिर दूसरा जो है आपको मिलेगा नाइट्रोजनी बेस। तो नाइट्रोजनी बेस इंडिविजुअली 5 टाइप के जो डीएनए आरएनए में पाई जाती है, वो क्या है, एडेनिन, गावानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, 5 टाइप की, ठीक। और एडेनिन और गावानिन ये है प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स में उसमें 2 सर्कल पाया जाएगा उसके स्ट्रक्चर में, और पिरिमिडिन्स है उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 सर्कल पाया जाएगा। क्लियर। फिर आपका लास्ट वाला है वो है क्या है आपका फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप या फास्फेट।
क्लियर। तो इतना चीज़ों को आप अभी अंडरस्टैंड करिए, इसको आप नोट्स वगैरह बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा ये सभी चीज़ें कैसे जुड़ी होती हैं, क्योंकि लेसन जो है थोड़ा सा कठिन है, अब इसमें कुछ नेम्स वगैरह है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।